गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे टेंशन मेंबर क्वेश्चन सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए। आज हम कुछ टेंशन मेंबर के कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात तो टेंशन मेंबर बेसिकली होते क्या हैं, उसके बारे में जानेंगे कि टेंशन मेंबर होता क्या है और इसका बेसिक पर्पस क्या होता है। ठीक है ना। तो कोई भी मेंबर जो एक्सियली टेंशन लोड कैरी करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है वो क्या होते हैं, टेंशन मेंबर होते हैं। अगर हम इसको बाई डायग्राम अगर इसको देखना चाहें कि बेसिकली टेंशन मेंबर क्या होते हैं, तो हम उसको आपको दिखा सकते हैं। देखिए कैसे होते हैं टेंशन मेंबर। यहाँ पे देखिए कुछ पिक्चर्स आपके लिए लाए गए हैं कि बेसिकली कौन से टेंशन मेंबर हैं कौन से नहीं है, तो उसको हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं सही से। देखिए जूम कर दिया गया है आपके लिए। देखिए यहाँ पे एक ट्रस के बारे में दिखाया गया है कि यहाँ पे एक ट्रस है सिंपल सा, देखिए। और यहाँ पे कोई पी लोड यहाँ पे लग रहा है, ठीक है ना। ये कोई पी लोड, एक सेकंड कलर, ठीक है ना। नाउ देखिए यहाँ पे ये पी लोड इस पे लगेगा। तो जब इस पे पी लोड लगेगा तो ये वाले जो मेंबर होंगे ये क्या होंगे, बाहर की ओर मूव करने की कोशिश करेंगे। जब ये बाहर की ओर मूव करेंगे तो मतलब इस पे ये वाली जो आपकी ये बीम है, हॉरिजॉन्टल बीम, इसको क्या बाहर की ओर ही खींचने की कोशिश करते हैं। तो जब ये इसको बाहर की ओर खींचने की कोशिश करेंगे तो ये वाला मेंबर किस में आ जाता है, टेंशन में। ठीक है ना। तो इस तरह की जो भी आपके ट्रस्ट में मेंबर होते हैं वो बेसिकली किस कौन से मेंबर होते हैं, टेंशन मेंबर होते हैं। तो हमें यहाँ पे बेसिकली यही देखना है कि कौन से मतलब जो भी स्ट्रक्चर है उसमें कौन से टेंशन मेंबर आ रहे हैं, और अगर वो टेंशन मेंबर हैं तो उस कंडीशन के लिए हमें उसे कैसे डिज़ाइन करना है, क्या क्राइटेरिया हमको ध्यान में रख के उसे क्या करना है, डिज़ाइन करना है। ठीक है ना। तो यही कुछ है आपके टेंशन मेंबर के एग्जाम्पल जो बेसिकली आपको ट्रस्ट में देखने को मिलते हैं, क्योंकि ट्रस्ट एक तरह से कैसा स्ट्रक्चर होता है, एक्सियल लोडेड स्ट्रक्चर होता है। उसमें हमेशा लोड कैसा कैरी करता है, एक्सियली लोड एक्ट करता है, जैसे यहाँ पे ये ट्रस्ट के बारे में दिखाया गया। ठीक है ना। तो अब हम लोग अपने मेन क्वेश्चंस पे आते हैं। ठीक है ना। टेंशन मेंबर के कुछ बेसिक्स क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाने के मोस्ट प्रोबेबल चांसेस हैं। ठीक है ना। नाउ पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन, एक सेकंड। नाउ अब हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अ स्टील प्लेट ऑफ अ 30 सेंटीमीटर वाइड, ठीक, एंड 10 mm थिक, मतलब कोई एक प्लेट है, ठीक है ना। कोई प्लेट है जिसकी क्या है, जो विड्थ है, ये विड्थ के बारे में बात की गई है कि वो 30 सेंटीमीटर वाइड है, और इसकी जो थिकनेस है, इस प्लेट की जो थिकनेस होगी कुछ ऐसे करके, ठीक है ना, अंदर की ओर, ठीक है ना, वो कितनी है, 10 mm है। ठीक। और रिविट, यहाँ पे रिविट होगा, नॉट ए रिवर, ठीक है ना। रिविट ऑफ अ नॉमिनल डाया, जो रिविट है मतलब यहाँ पे ये जो होल हमने बना दिया है ये बेसिकली क्या है, डाया ऑफ होल है। अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, रिविट को इंसर्ट करेंगे। तो उस रिविट की ये नॉमिनल डाया दी गई है, कितना, 18 mm इज ड्रिवन। तो क्या कह रहा है, द नेट सेक्शनल एरिया ऑफ अ प्लेट। तो अब इस पर जब कोई टेंशन लोड एक्ट करेगा, ये आपका मेंबर है, ठीक है, इस तरह से आपका टेंशन मेंबर। अब इस पर कोई एक्चुअली लोडेड कोई टेंशन मेंबर है, ठीक है ना। अब इस पे जब लोड एक्ट कर रहा होगा उस कंडीशन में नेट एरिया के बारे में बात की गई है। तो इसका इफेक्टिव विड्थ ये दे दिया गया है, ठीक है ना। और ये प्लेट की ऐसे कुछ अंदर की ओर ऐसे कुछ थिकनेस होगी ना, ऐसे करके कुछ ऐसे अंदर की ओर इसकी कुछ थिकनेस होगी ना, ऐसे कुछ करके, तभी तो ऐसी प्लेट होगी। ठीक। तो इसकी थिकनेस टी दे दी गई है। टी कितने दी गई है, 10 mm, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, नेट क्रॉस सेक्शनल एरिया। नेट क्रॉस सेक्शनल एरिया के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, क्या, ये देखिए, ये हमारे पास एक नेट क्रॉस सेक्शन एरिया निकालना होगा तो हमारे पास एक फार्मूला होगा, क्या होगा, टोटल बिर्थ माइनस एन इंटू डी। डी क्या है, डाया ऑफ होल, ये डाया ऑफ क्या है, होल है। और एन क्या है, नंबर ऑफ होल, कितने नंबर ऑफ होल, मतलब कितने होल किए गए हैं जिसमें क्या हमें रिविट लगानी है, ठीक है ना। तो इसी फॉर्मूले पर हमें इस सवाल को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो हम लोग सॉल्व कर देते हैं, देखिए कैसे सॉल्व करना है। ठीक। बिर्थ कितना दिया गया है, बी इक्वल टू, देख लेते हैं एक बार कैसे, कितना है बी, देखिए 30 सेंटीमीटर वाइड, ठीक, देखिए 30 सेंटीमीटर दिया गया है विड्थ, ठीक बात। और टी कितना दिया है, 10 mm, ठीक। और डी, ये डाया ऑफ क्या दिया है, बोल्ट, ठीक है ना, जो बोल्ट है उसका डाया दिया गया, दैट इज 18 mm। तो अब हमें डाया ऑफ होल चाहिए। तो डाया ऑफ जो होल होता है वो बोल्ट से क्या होता है, ज़्यादा होता है। और हम लोगों ने इससे पहले वाले जस्ट लेक्चर में पढ़ रखा है क्या, कि अगर जो डाया ऑफ बोल्ट है 25 mm से कम है, तो हम जब डाया ऑफ होल निकालते हैं, मतलब ग्रॉस डाया ऑफ निकालते हैं, तो उस कंडीशन में कितना 1.5 mm एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा, 18 प्लस 1.5 mm। ये कितना कर दिया हम लोगों ने, एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। तो अभी यहाँ पे कितना हो जाएगा, 19.5 mm। ये कितना हो जाएगा, ये डाया ऑफ
होल हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग क्या जाएंगे, सिंपल फार्मूले पे वैल्यू पुट कर देंगे और हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ए नेट हमारा कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी दैट इज 30 माइनस, इसको भी एम में कन्वर्ट कर दें तो 300 हो जाएगा, माइनस एन यहाँ पे नंबर ऑफ बताया नहीं है तो हम लोग एक ही ले लेते हैं। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा 19.5 इंटू क्या हो जाएगा टी। ठीक, तो ये आपका क्या आ जाएगा, टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया आपका आ जाएगा। तो हम लोग देख लेते हैं अपने मेन ऑप्शन पे क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं उसके बारे में हिसाब से। ठीक है ना, देखिए यहाँ देखिए ये चीज़ सॉल्व किया गया है। ठीक है ना, ये आपका आंसर दिया गया। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, ये टोटल विड्थ उसकी कितनी चौड़ाई है, और ये देखिए डाया ऑफ बोल्ट के बारे में बात था, तो यहाँ पे हम लोगों ने कितना 1.5 mm क्या किया, एक्स्ट्रा ऐड किया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो डाया बोल्ट है वो 25 mm से क्या है, कम है। अगर ये 25 mm से ज़्यादा होता तो यहाँ पे कितना 2 ऐड कर देते। ठीक है ना, और यहाँ पे अगर n के बारे में नहीं दिया गया तो हम लोग n हमेशा 1 मान के चलेंगे। ठीक, नाउ अब हम लोग अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा भी सेम उसी पैटर्न पे है। ठीक है ना, बट खास बात क्या है इसमें, डाया ऑफ होल के बारे में बात कर दी गई। देखिए डाया ऑफ होल, यहाँ पे देखिए यहाँ पे डाया ऑफ होल दिया गया है, मतलब अब हमें इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं ऐड करना है। यहाँ पे इन्होंने डायरेक्ट डाया ऑफ होल दे दिया है जो हमारे फॉर्मूले में होता है बी माइनस एन डी। देखिए ये माने यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया है बी माइनस डी इंटू टी, तो यहाँ पे डी क्या होता है, डाया ऑफ होल। तो ये डाया ऑफ होल की वैल्यू 20 डायरेक्ट दे दी गई और टी दे दिया गया, तो डायरेक्ट आप फॉर्मूले में रखिए और आंसर आप ले लीजिए। ठीक है ना, डायरेक्ट। ठीक, समझ गए। तो अब हम लोग अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नाउ अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए कह रहा है द वर्किंग स्ट्रेस फॉर अ स्ट्रक्चरल स्टील इन टेंशन। अगर कोई भी टेंशन मेंबर है तो उसका जो भी मेंबर होगा उसकी कुछ अपनी स्ट्रेंथ होगी खुद की, लेकिन हम उस पर कितना स्ट्रेस अप्लाई करेंगे वर्किंग कंडीशन में, ये कहने का मतलब है। तो यहाँ पे सिंपल सा हमारे पास कुछ कोडल रिकमेंडेशंस दिए गए हैं, उसके बारे में हम लोग सबसे पहले गो थ्रू हो जाते हैं, उसके बाद इस पे आते हैं। ठीक है ना, देखिए कुछ कोडल रिकमेंडेशंस के बारे में देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग अपने मेन क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे ये देखिए कुछ कोडल रिकमेंडेशंस पहले से हमने नोट डाउन कर रखी हैं, जैसे एक्सियल कंप्रेशन मेंबर है या एक्सियल टेंशन मेंबर है, तो वहाँ पे जो हम लोग जैसे उसकी यील्ड स्ट्रेंथ होगी, कुछ जो भी मटेरियल होगा स्टील स्ट्रक्चर जो भी होगा उसकी यील्ड स्ट्रेंथ होगी, कुछ अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो होगी उसकी, लेकिन ये तो उसकी टोटल स्ट्रेंथ होगी अल्टीमेट कहीं ना कहीं, लेकिन जब हम उसको एज ए स्ट्रक्चरल मेंबर यूज़ कर रहे होंगे तो हम उस पर कितना लोड कितना स्ट्रेस अप्लाई करेंगे। तो अलाउबल जितना भी एक्सियल या एक्सियल कंप्रेशन या टेंशन, तो वो सिर्फ और सिर्फ जो भी उसकी स्ट्रेंथ होगी उसका हम लोग 60% ही उस पर क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। ठीक है ना, तो ये किस कंडीशन में होगा, एक्सियल कंप्रेशन में होगा या एक्सियल टेंशन में होगा। इसी तरह जब वो बेंडिंग में होगा या बेंडिंग कंप्रेशन हो गया या बेंडिंग टेंशन कंडीशन हो गई, तब वहाँ पे जो अलाउ कर रहे होंगे हम लोग स्ट्रेस वो कितना हो जाएगा 66.66, मतलब 66% ऑफ यील्ड स्ट्रेंथ। जो भी उसकी यील्ड स्ट्रेंथ होगी उसका हम लोग क्या 66% ही क्या करेंगे उस पर अलाउ करेंगे, किस कंडीशन में, बेंडिंग कंप्रेशन हो या बेंडिंग टेंशन हो। इसी तरह अगर वो शियर की कंडीशन के बारे में बात करेंगे तो शियर में क्या होगा, मैक्सिमम कितना होगा 45% होगा, और एवरेज और ऑन एंड एवरेज के बारे में बात करेंगे तो वो 40% होगा। सेम इसी तरह से बियरिंग स्ट्रेस के बारे में बात की गई, अगर उसके क्या लग रहा है बियरिंग स्ट्रेस लग रहा है तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे 75% ही क्या करेंगे, जो भी उसकी यील्ड स्ट्रेंथ होगी उसका 75% ही उस पर स्ट्रेस अलाउ करेंगे। ये वर्किंग स्ट्रेस होगा जितना हम लोग किसी भी स्ट्रक्चर पे क्या कर रहे हैं, अलाउ कर रहे हैं। हालांकि है तो वो 75 मतलब यील्ड स्ट्रेंथ उसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ क्या है FY, बट हम लोग कितना जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इसका 75% ही हम लोग क्या कर रहे हैं, अलाउ कर रहे हैं उस पर लोड। ठीक है ना, ये कहने का मतलब है। नाउ अब हम लोग अपने मेन क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पे क्या कहा है कि जो भी वर्किंग स्ट्रेस है फॉर द स्ट्रक्चरल स्टील इन अ टेंशन मेंबर, कितना वर्किंग आप अलाउ कर रहे हैं कहने का मतलब है। तो देखिए यहाँ पे नॉर्मली हम लोग ग्रेड ऑफ स्टील कितना लेते हैं FY जो 250 लेके चलते हैं, तो हम लोग एक्सियल कितना ले रहे हैं, एक्सियल कंप्रेशन और टेंशन में कितना लेके चलते हैं 0.6 FY। देखिए अभी हम लोगों ने बात की, देखिए नाउ देखिए यहाँ पे हम लोगों ने अभी क्या बात की, एक्सियल कंप्रेशन
या एक्सियल टेंशन में अलाउ कितना कर रहे हैं हम लोग, 60% ऑफ यील्ड स्ट्रेस। और यील्ड स्ट्रेस जो हम लोग नॉर्मली स्टील का लेके चलते हैं वो 250 मतलब 250 न्यूटन पर एम स्क्वायर। बस सिंपल सा इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए 250 और इसको सॉल्व कर दीजिए, जितना आ जाएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये कहने का मतलब ये चीज़ हमारी क्या है, कोडल रिकमेंडेशन से जो हमको याद रखना है कि कोई भी मेंबर अगर वो एक्सियली कंप्रेशन में है या एक्सियल टेंशन में है तो उसमें कितना मैक्सिमम आप लोड अप्लाई, जो भी स्ट्रेस होगा कितना अप्लाई करेंगे, अलाउ कितना करेंगे वर्किंग कंडीशन में, 60%। ठीक है ना। सीयर में वही मैक्सिमम अगर बात करेंगे तो 45% और एवरेज अगर होगा तो 40%। ठीक है ना। तो ये चीज़ थोड़ा सा कोडल रिकमेंडेशन है जिसको हमें ध्यान रखना है क्वेश्चन सॉल्व करते समय। ठीक है ना। नाउ अब यहाँ पे देखते हैं कुछ और कोडल रिकमेंडेशंस दिए गए हैं, उसको भी हम लोग थोड़ा थोड़ा करके देखते जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या कहा है, कोई भी मेंबर है, अ स्टील मेंबर, अ मेंबर इन अ स्टील स्ट्रक्चर इज इंट्रोड्यूस एज अ टेंशन मेंबर। मतलब कोई स्टील स्ट्रक्चर था, उसमें कोई मेंबर लाया गया, उसको हमें डिज़ाइन करना था क्या, टेंशन मेंबर की तरह। बट द स्ट्रक्चर इज बिल्ट, ऐसे एरिया में उस स्ट्रक्चर को हमने बनाया जहाँ पे क्या है, जो अर्थक्वेक आने के जो चांसेस है बहुत ज़्यादा हैं, जोन 5 में। ठीक है ना। एंड देयर कुड बी अ रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस, और उस कंडीशन में स्ट्रेस रिवर्सल हो जा रहा है। मतलब अगर किसी सिचुएशन में कोई कोई ऐसी जगह थी, मतलब कोई ऐसा स्ट्रक्चर था जहाँ पे हमेशा क्या, कंप्रेशन लोड आ रहा था, ठीक है ना, कंप्रेसिव लोड आ रहा था, लेकिन स्ट्रेस रिवर्सल की वजह से मान लेते हैं यहाँ पे क्या आ रहा है, एक मिनट फिर से थोड़ा देखिएगा, इधर समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना। मान लेते हैं कोई एक मेंबर है जिसको हमने, एक मेंबर 1 है, ठीक है ना, इसको हमने टेंशन मेंबर की तरह डिज़ाइन किया है। ठीक है ना। ये सिर्फ टेंशन फोर्स को कैरी करता है, लेकिन वहीं पे कोई एक दूसरा मेंबर है वो कंप्रेशन फोर्स के लिए डिज़ाइन कर रहा है। ठीक, कंप्रेशन, ठीक है ना, कंप्रेसिव फोर्स के लिए हमने उसे डिज़ाइन किया। लेकिन स्ट्रेस रिवर्सल में क्या हो जाएगा, जो टेंशन मेंबर होगा वो कंप्रेसिव मेंबर की तरह काम करने लगेगा और जो कंप्रेसिव मेंबर होगा वो टेंशन मेंबर की तरह काम करने लगेंगे। ठीक है ना। मतलब जो कंप्रेसिव मेंबर होगा उस पर टेंशन लोड आने लगेगा, टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा, और जो टेंशन मेंबर होगा उस पर क्या हो जाएंगे, कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप हो जाएंगे। स्ट्रेस रिवर्सल का मतलब यही होता है कि जो जिस स्ट्रेस मतलब जिस सेंस के लिए बनाया गया है, जिसे उसको क्या टेंशन मेंबर की तरह डिज़ाइन किया गया है, तो उस पर क्या कंप्रेसिव स्ट्रेसेस आने लगे। ठीक है ना। और अगर कंप्रेसिव मेंबर के लिए डिज़ाइन किया गया तो उसमें टेंसाइल स्ट्रेसेस आने लगे, तो क्या उस तरह कंडीशन में आपका स्ट्रक्चर फेल होगा या सेफ रहेगा, तो उसी के बारे में यहाँ पे बात की गई है। ठीक है ना। नाउ अब हम अपने मेन क्वेश्चंस पे आते हैं। ठीक है ना। कोडल रिकमेंडेशन, तो यहाँ पे स्लेंडरनेस रेशियो के बारे में बात की गई है कि अगर कोई स्ट्रक्चर्स जो कि टेंशन मेंबर के लिए हम लोगों ने यूज़ किया था, ठीक है ना, इंट्रोड्यूस किया था, जो कि जोन 5 में, जो भी सिस्मिक जोन 5 में हम लोगों ने इसको क्या किया है, बनाया है, और उस कंडीशन में क्या हो रहा है, स्ट्रेस रिवर्सल हो जा रहा है, स्ट्रेस उल्टा आ जा रहा है। टेंशन मेंबर था तो अब वहाँ पे क्या कंप्रेसिव लोड आ रहा है, और अगर कंप्रेसिव मेंबर था तो वहाँ पे टेंसाइल लोड आ रहे हैं। तो उस कंडीशन में जो स्लेंडरनेस रेशियो की मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कितनी होगी, तो इसका कोडल रिकमेंडेशन है, सीधी सीधी वैल्यू में ध्यान रखनी है, कितनी, 350। ठीक है ना। अब इसके बारे में कुछ और भी चीज़ें हैं, उसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है ना। ओके, नाउ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नाउ ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में थोड़ा देखते हैं क्या है। नाउ ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू IS 226/1975 एक्सियल डायरेक्ट स्ट्रेस, डायरेक्ट स्ट्रेस हो गया मतलब डायरेक्ट स्ट्रेस इन टेंशन, चाहे टेंशन हो चाहे कंप्रेशन हो, डायरेक्ट में बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, D, दैट इज 0.6 FY। ठीक है ना। तो इस चीज़ को थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है, ये कोडल रिकमेंडेशंस हैं जो हमें याद रखना है हमेशा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं, क्या कह रहा है, द मैक्सिमम सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन बोल्ट इन अ टेंशन मेंबर ऑफ अ थिकनेस 10 mm। अब इस क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा देखते हैं, इसको हम लोगों ने पहले चैप्टर में भी डिस्कस किया था। देखिए यहाँ पे बात कर रहे हैं, जैसे कोई टेंशन मेंबर है, ठीक है ना, मान लेते हैं ऐसे कॉलम ही है, ठीक है ना, इसमें क्या लगाए हुए, एक रिवेट यहाँ पे लगी हुई है, एक रिवेट यहाँ पे लगी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे लोड ऐसे लग रहा होगा, तो ये रिवेट हो गई और इस रिवेट, इनके बीच की जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है, ठीक है ना, इसी को क्या बोलते थे हम लोग, पिच बोलते थे।
इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए। अगर इसकी थिकनेस जो प्लेट है उसकी थिकनेस कितनी है 10 mm है, तो हम लोगों को इस पिच के कोडल रिकमेंडेशंस के बारे में हमें पता है क्या कितना होता था, या तो इसकी मैक्स वैल्यू कितनी हो जाएगी 16T और 200 mm। इन दोनों में से जो क्या हो जाएगा मिनिमम वैल्यू होगी उसको हम लोग क्या करेंगे अडॉप्ट करेंगे। नाउ अब हम लोग बात करते हैं टेंशन मेंबर की जो पिच की जो गाइडलाइंस है, दैट इज़ द जो कोडल रिकमेंडेशन है उसके बारे में यहाँ पे बात कर रहे थे, ठीक है ना। तो जो टेंशन मेंबर होता है उसके लिए जो कोडल रिकमेंडेशन है वो क्या कहता है कि जो 16T या 200 mm इन दोनों में से जो मिनिमम वैल्यू होगी उसको हम लोग क्या करेंगे अडॉप्ट करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए तो 16 इंटू टी की थिकनेस कितनी है 10 mm, और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 160 mm और 200। तो दोनों में से मिनिमम कौन सा होगा 160 mm। तो हम लोग मिनिमम वाली वैल्यू क्या करेंगे अडॉप्ट कर लेंगे टेंशन मेंबर के लिए। लेकिन अगर यहीं पे क्या होता है कंप्रेशन मेंबर होता है, इसी चीज़ को भी ध्यान रखिएगा क्योंकि दोनों ही क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कोडल रिकमेंडेशन से, ठीक है ना। तो कंप्रेशन मेंबर के लिए क्या होता है मिनिमम ऑफ क्या 12T और 200 mm। अब इन दोनों में जो भी मिनिमम होगा उसको अडॉप्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। ठीक, तो अब हम अपने मेन क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, ठीक है ना। ये हमारा क्या है मेन क्वेश्चंस यहाँ पे है, ठीक। देखिए ये मेन क्वेश्चन हमारा क्या था, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस के बारे में बात कर रहे थे, मतलब पिच के बारे में बात कर रहे थे डायरेक्टली, ठीक है ना। अब फॉर द टेंशन मेंबर उसकी थिकनेस कितनी दी थी 10 mm, तो वही ये यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया गया है 160 mm, ठीक है ना। ठीक, बट कैसे हुआ ये चीज़ हमें पता होना चाहिए, ठीक ना। हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, अ स्टील मेंबर विच इज सब्जेक्टेड टू प्राइमरी टेंशन, कोई भी स्टील मेंबर जिसपे हम लोग मोस्टली क्या टेंशन में फोर्स ही अप्लाई करते हैं, प्राइमरी टेंसाइल फोर्सेस। तो ऐसे जो भी मेंबर होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग टाई मेंबर। जो भी टाई मेंबर होते हैं वो बेसिकली इसलिए डिज़ाइन किए जाते हैं ताकि वो टेंशन फोर्स को क्या कर रहे हैं कैरी कर सकें। अगला क्वेश्चन, रोल्ड स्टील ट्यूब्स। अब ये रोल्ड स्टील ट्यूब्स कैसे होती हैं, ये बनी बनाई ट्यूब्स होती हैं, ठीक है ना, जो हम लोग स्टील स्ट्रक्चर्स को क्या करते हैं डिज़ाइन करने के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं। एक इमेज नहीं लिया हमें, अगले जो भी लेक्चर होगा तो उसमें हम इसका इमेज भी ले आएंगे रोल्ड स्टील ट्यूब। तो इनको अगर क्या करना है रिफर करना है, इसके बारे में अगर बताना है तो हम लोग इसकी मतलब किससे मेज़र करते हैं, ठीक है ना। अगर रोल्ड स्टील स्ट्रक्चर हैं तो इनको हम लोग कैसे मेज़र करेंगे, तो हम लोग इसके आउटर डाया के बेसिस पे हम लोग इसको क्या करते हैं बताते हैं। ये भी चीज़ें थोड़ी सी ध्यान रखना है, मे भी पूछ सकता है आपसे, ठीक ना। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को भी थोड़ा सा ध्यान से देखिए। यहाँ पे ये देखिए ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फास्टनर इन अ लाइन लाइंग इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेसेस इन अ टेंशन मेंबर। अब ये फास्टनर बोले या रिवेट बोले या बोल्ट्स बोले, बात एक ही होना चाहिए। फास्टनर का मतलब कोई भी इक्विपमेंट्स जो दो मेंबर्स को क्या करते हैं जोड़ने के लिए काम आते हैं। जैसे ये दो मेंबर हैं, इनको क्या करना है जोड़ना है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे रिवेट लगा दीजिए, बोर्ड लगा दीजिए या फास्टनिंग कर दीजिए इसकी, ठीक है ना। और मान लेते हैं फोर्सेस इस डायरेक्शन में ऐसे अप्लाई हैं, तो इस डायरेक्शन जो डायरेक्शन में अप्लाई है उसी डायरेक्शन में जो इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है, समझ में आ रहा है, तो उस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम लोग, उसको क्या बोलते हैं हम लोग बेसिकली पिच। और टेंशन मेंबर के लिए जो पिच की वैल्यू होती है वो कितनी होती है 16T और 200 mm, जो दोनों में से क्या होती है कम होती है, उसको हम लोग क्या करते हैं अडॉप्ट कर लेते हैं। तो इसका बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। इसी तरह अगर कंप्रेशन मेंबर हो जाता तो 20 और 200 mm हो जाता, ठीक। तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है ना, क्या कह रहा है, द मैक्सिमम परमिसिबल सिलेंडरनेस रेशियो ऑफ अ टेंशन मेंबर लायबल टू रिवर्सल। देखिए अब यहाँ पे भी सेम वही क्वेश्चन है, कह रहा है कि जो भी एक टेंशन मेंबर था, ठीक है ना, पहले वो टेंशन मेंबर था बट उसको एक ऐसी सिचुएशंस में हम एक ऐसी जगह है उसको हम लोगों ने बनाया है कि उस पर क्या लग रहा है रिवर्सल
रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस, मतलब अब वो टेंशन फोर्स नहीं कैरी कर रहा है, अब वो क्या कंप्रेसिव लोड कैरी कर रहा है। तो उस कंडीशन में उसका जो सिलेंडरनेस होना चाहिए वो मैक्सिमम कितना होना चाहिए। अभी हम लोगों ने जस्ट ऊपर क्वेश्चन में बात की थी कितना, 350। तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब यहीं पे कुछ और भी चीज़ें इन्होंने बात कर रखी है, देखिए उसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे पहला पॉइंट्स, ठीक है ना, पहले पॉइंट्स में बात कर रहे हैं कि जो भी उसमें विंड लोड और अर्थक्वेक लोड, ठीक है ना, उनको छोड़ के उसकी वजह से जो भी उसमें क्या आ रहे हैं, रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस हो रहे हैं, विंड लोड और अर्थक्वेक लोड को छोड़ के उसकी इन दोनों को छोड़ के अगर और कोई लोड है जिनकी वजह से अगर क्या हो रहा है, लोड जो है वो रिवर्स हो रहे हैं, ठीक है ना, टेंशन की जगह कंप्रेशन, कंप्रेशन की जगह टेंशन, तो उस कंडीशन में जो सिलेंडरनेस रेशियो होगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 हो जाएगी। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं, यहीं पे आपको बताने की कोशिश करते हैं ज़रा। देखिए यहाँ पे आते हैं हम लोग, यहाँ पे देखिए पहला स्टेटमेंट क्या कहा है, द स्ट्रेस रिवर्सल ड्यू टू फोर्सेस अदर देन विंड और अर्थक्वेक, विंड और अर्थक्वेक को छोड़ दें। तो अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन जिसकी वजह से क्या हो रहा है, लोड रिवर्सल हो रहे हैं, मतलब अगर कोई भी मेंबर कोई भी स्टील मेंबर है, अगर वो टेंशन मेंबर है और उस पर क्या हो रहा है, कंप्रेसिव लोड आ रहा है, या कंप्रेसिव मेंबर है उस पर टेंशन लोड आ रहा है, तो उस कंडीशन में जो सिलेंडरनेस की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 180 हो जाएगी। लेकिन अगर जो स्ट्रेस रिवर्सल की जो सिचुएशंस है, ये रिवर्सल जो हो रहा है वो विंड और अर्थक्वेक की वजह से हो रहा है, तो 350 हो रहा है, ठीक है ना। कितना हो जाएगा मैक्सिमम, 350 होगा। और एक और केस आता है क्या, कोई भी केस हो 400 से ज़्यादा सिलेंडरनेस की वैल्यू नहीं होनी चाहिए किसी भी टेंशन मेंबर के लिए। कोई भी टेंशन मेंबर चाहे जो भी सिचुएशंस हो उसमें ये 400 से ज़्यादा सिलेंडरनेस की वैल्यू नहीं होनी चाहिए, ये कहने का मतलब। तो ये 3 कोडल रिकमेंडेशन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इन चीज़ को थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। नाउ अब हम लोग अपने मेन क्वेश्चंस पे आ जाते हैं ना, ठीक। तो इसका ऑप्शन 350। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में भी क्या कहा है, देखिए सिंपल सा क्या है, जो विड्थ दी गई है कितना 300 mm, और नेक्स्ट थिकनेस के बारे में बात कर दी गई, स्टील इज इतने mm वाइड, 300 mm वाइड एंड 10 mm थिक, ठीक है। इट हैज़ वन रिवेट ऑफ अ नॉमिनल डाया ऑफ 18 mm, सिंपल से वही क्या दे दिया गया, विड्थ दे दिया गया कितना 300 mm, ठीक। और इसकी जो थिकनेस दे दी गई कितने 10 mm। अब यहाँ पे डाया ऑफ क्या दिया है, नॉमिनल डाया ऑफ रिविट दिया है, तो हम लोग डाया ऑफ होल निकालने के लिए क्या करेंगे, सिंपल सा उसमें कुछ ऐड ऑन करेंगे ना। तो डाया ऑफ होल निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी 18 mm प्लस 1.5 mm एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे और सिंपल सा फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे और हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब हम लोग अपने मेन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए सॉल्व किया गया है, इस चीज़ को देखिए कैसे सॉल्व किया है। सिंपल सा फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे देख लीजिए, ए नेट होता है ना हमारे पास, देखिए ए नेट होता है ना हमारे पास, क्या होता है, बी माइनस एन इंटू डी इंटू टी। हमारे पास टोटल वेथ कितनी है 300 mm, माइनस 1 बोल्ट के बारे में बात की गई है, एक डायाफोल कितना हो जाएगा 19.5, टी कितना है 10 mm। बस सॉल्व कर दीजिए इसको, जो भी आएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। नाउ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। कह रहा व्हेन एन इक्वल सिंगल एंगल, when an equal single angle is used as a tension member, the contribution of outstanding leg towards effective area। तो क्या हो जाएगा, जैसे अभी इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। यहाँ पे ये आउटस्टैंडिंग लेग क्या होते हैं पहली बात, ठीक है ना। इन सब के बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो हम डायग्राम पे आते हैं, कुछ डायग्राम्स आपके लिए लाए गए हैं, देखिए यहाँ पे देखिए, ये देखिए इस डायग्राम को देखने की कोशिश करते हैं, समझते हैं क्या कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन। देखिए ये आपका क्या है, गसट प्लेट है, ठीक है ना, जिसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, दूसरे
जैसे इधर कोई एक मेंबर होगा ना, और ये क्या है आपका एंगल्स है। देखिए यहाँ पे देखिए ये एक एंगल है जो इस गसट प्लेट से इस रिविट के थ्रू क्या क्या कनेक्टेड है। ये रिविट्स हैं जो इस गसट, ये एंगल मेन एंगल आपका है, ठीक है ना, और इस गसट प्लेट पे ये इस रिविट के थ्रू क्या है जोड़े गए हैं। अब अगर थोड़ी सी स्ट्रेंथ कम होती तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो इधर वाला जो साइड है, ठीक है ना, अब इस एंगल को भी थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग, थोड़ा सा विजुलाइज कीजिए। देखिए ये, ठीक है ना, ये वाला एंगल, तो ये वाला साइड तो क्या है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए ये वाला साइड आपका इससे कनेक्टेड है, लेकिन ये वाला साइड क्या है यहाँ पे, ये वाला देखिए। अब यहाँ पे देखिए ये वाला जो साइड्स है वो आपके गसट प्लेट से कनेक्ट है, लेकिन ये वाला साइड्स क्या है, ये दूसरे एक अदर दूसरा एंगल है, उसकी मदद से हम लोग इस दूसरे वाले साइड्स को भी क्या कर दिए यहाँ पे कनेक्ट कर दिए। ये वाला, ये ऊपर वाला, ये जो साइड दिखा रहा है, ये वाला साइड, इस साइड के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसको भी क्या कर दिए, ये थर्ड एंगल है, दैट इज लग एंगल। अब यहाँ पे देखिए ये वाला तो आपका क्या है कनेक्टेड वाला लेग है, लेकिन देखिए इस वाले एंगल को, इस वाले साइड को हम लोगों ने क्या किया, इस गसट प्लेट से कनेक्ट कर दिया, लेकिन ये वाला क्या, ये तो बाहर की ओर निकला हुआ है ना, ये चीज़ जो दिखाया गया है, ठीक है ना, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, आउट स्टैंडिंग लेग। ये वाला ही आपका क्या है, आउट स्टैंडिंग लेग के बारे में बात की गई है, ठीक है ना। ठीक, तो अब ये वाला कनेक्टेड होगा तो जाहिर सी बात है ये ज़्यादा स्ट्रेस, ज़्यादा लोड कैरी करेगा रादर देन इसके कंपेयर में, ठीक है ना। ये वाला क्या करेगा, ये वाला मेंबर ज़्यादा लोड कैरी करेगा इसके कंपेयर में, क्योंकि ये तो भाई आउटस्टैंडिंग लेगा ना, ये तो बहुत ज़्यादा लोड में कंट्रीब्यूशन नहीं करेगा ना, ठीक। तो इसी के बारे में बात कर रहे थे यहाँ पे, ठीक। अब मेन क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, ठीक। देखिए क्या कह रहा है, व्हेन एन इक्वल सिंगल एंगल इज यूज्ड एज अ टेंशन मेंबर द कंट्रीब्यूशन ऑफ आउटस्टैंडिंग का मतलब समझ में आया, जो दूसरा वाला मेंबर जो कनेक्ट नहीं था, मतलब जो सिंगल जो एंगल था, ऐसे था एंगल ना, ऐसे करके, ऐसे, सॉरी एक सेकंड, इसको थोड़ा सा और अच्छे से बनाने की कोशिश करते हैं, ऐसे करके होता है ऐसे, तो ये वाला कनेक्टेड था, ये वाला कनेक्टेड नहीं था, तो जाहिर सी बात है कोई डिफरेंस तो होगा ही। तो यहाँ पे क्या है, आउटस्टैंडिंग लेग टुवर्ड द इफेक्टिव एरिया, तो भाई इसका इफेक्टिव एरिया क्या हो जाएगा, लेस देन द कनेक्टेड लेग बाय द फैक्टर। अब वो फैक्टर कौन से होंगे उसके बारे में देख लेते हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं, देखिए यहाँ पे अभी इसके बारे में हम लोग डिटेल देखते हैं, ठीक। नाउ अगला क्वेश्चन क्या है, इसको देख लेते हैं हम लोग। नाउ अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है, द मेन एडवांटेज ऑफ स्टील मेंबर। अगर स्टील मेंबर यूज़ कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है उसकी क्या होगी, स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, गैस और वाटर को बहुत ईजिली क्या करेगा, टाइट रखेगा, ठीक है ना, और उसकी सर्विस लाइफ क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ये सारे ही ऑप्शन क्या होंगे इसके लिए करेक्ट होंगे। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन क्या कहता है इसको देखते हैं जरा, हम लोग इधर कर देते हैं इसको, ठीक। नाउ क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, क्या इन अ बीम दैट कैरी एक्सियल लोड। अगर कोई बीम है वो एक्सियल लोड कैरी कर रहा है, ठीक, दैट द इफेक्ट ऑफ डिफ्लेक्शन में बी इग्नोर्ड। अब कोई भी बीम है वो इस पर क्या है एक्सियल लोड लग रहा है, लेकिन किस सिचुएशंस में, उसमें जो डिफ्लेक्शन होने के चांसेस है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। जैसे ये बीम है आपकी, ठीक है, ये बीम है, अब इस पर अगर इस तरह लोड लगेगा तो ये बीम आपकी क्या होगी, डिफ्लेक्ट होगी, जाहिर सी बात है। लेकिन अब ये इस तरह से डिफ्लेक्ट होगी जब, तो हम अब इसी तरह एक और बीम ऐसे ले लें, इसी तरह, ठीक है, सिंपल सा ऐसे, ठीक, और इसको हम इस तरह कंप्रेस करें, तो ये बीम हो सकता है इधर की ओर डिफ्लेक्ट हो जाए, और दूसरा क्या हो सकता है, ये बीम कि कैसे डिफ्लेक्ट हो जाए, हो सकता है इस तरह से डिफ्लेक्ट हो जाए, तब भी यहाँ पे डिफ्लेक्शन दिख रहा है। लेकिन अगर हम इसी बीम को क्या कर दें, इसी बीम को हम ऐसे कर दें, ये बीम आपकी है, ठीक, ये बीम है, और हम इसको क्या कर दें, ऐसे खींचें एक्सियली आउटवर्ड, तो अब क्या इसमें इस तरह का कोई डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, नहीं। तो यही कहने का मतलब है कि हम लोडिंग की कैसी सिचुएशंस रखेंगे जिसकी वजह से इसमें जो डिफ्लेक्शन होगा वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो जाहिर सी बात है क्या होगा, एक्सियल टेंशन, ठीक है ना। ये जैसा डायग्राम हम लोगों ने बनाया यहाँ पे, देखिए जब भी हम उसमें क्या लगाएंगे, टेंशन लगाएंगे एक्सियली, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपका जो भी डिफ्लेक्शन आ रहा था वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस चीज़ को हमें क्या रखना है, ध्यान रखना है, ओके ना। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है,
एज पर IS 800 द मिनिमम नंबर ऑफ रिवेट यूज्ड फॉर अटैच द लग एंगल्स, लग एंगल्स जो आउटस्टैंडिंग लेग को कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है ना, लग एंगल्स होते हैं, ठीक है ना, आउटस्टैंडिंग जो लेग होते हैं उनको कनेक्ट करने के लिए जो एक्स्ट्रा एंगल यूज़ करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, लग एंगल बोलते हैं, ठीक है ना। यूज टू अटैच द लग एंगल टू द गसेट और अदर सपोर्ट ऑफ अ मेंबर। तो जो लग एंगल्स होते हैं उनके लिए कितना हम लोग क्या मिनिमम नंबर ऑफ रिविट्स का यूज़ करते हैं, तो कितना होगा यहाँ पे, मिनिमम नंबर ऑफ रिविट 2 होते हैं, ठीक है ना, सिंपल सा 2 रिविट यूज़ करेंगे, ठीक, अदरवाइज वो क्या हो जाएंगी, ठीक। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये कोडल रिकमेंडेशन है, ठीक। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन क्या है देखिए, फॉर अ स्टील मेंबर एक्सपोज टू अ वेदर नॉट एक्सेसिबल फॉर रीपेंटिंग द थिकनेस ऑफ स्टील। अब कोई भी स्टील स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, कोई भी एक ऐसा स्टील स्ट्रक्चर है जो ऐसी जगह बनाया गया है कि अब दोबारा आप उसमें जाके फिर से उसकी रिपेयरिंग नहीं कर सकते, उस पर पेंटिंग नहीं कर सकते, तो उस कंडीशन में जो भी स्टील स्ट्रक्चर होगा उसकी थिकनेस कितनी रखनी होगी मिनिमम, तो उसकी मिनिमम थिकनेस हमारे पास क्या है 8 mm है, ये कोडल रिकमेंडेशन है। लेकिन अगर ऐसी जगह जहाँ पे आप जाके उसकी पेंटिंग कर सकते हैं, उसकी रिपेयरिंग कर सकते हैं, तो उस कंडीशन में जो उसकी थिकनेस मिनिमम हो जाएगी वो 6 mm हो जाएगी। इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा, दोनों क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक ऐसी जगह जहाँ पे वेदर नॉट एक्सपोज्ड है, ठीक है ना, ठीक, वेदर नॉट एक्सपोज, ठीक है ना, तो अगर खुले वातावरण में नहीं है तो उस पर वेदर रेजिस्टेंस वगैरह का बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो उस कंडीशन में आप थिकनेस को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसे खुले आसमान के नीचे अगर कोई भी स्ट्रक्चर है तो वहाँ पे कोरोजन वगैरह जंग लगने के चांसेस ज़्यादा होंगे, तो वहाँ पे उसकी थिकनेस को हम लोग क्या रखेंगे, बढ़ा के रखेंगे, ये कहने का मतलब है, ठीक ना। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक। इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है, देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। इन केस ऑफ अ टेंशन मेंबर कंसिस्टिंग ऑफ 2 एंगल। अब एंगल के बारे में हम लोग जान चुके हैं कि एंगल बेसिकली क्या होते हैं, एक तरह से ऐसे मेंबर होते हैं, ऐसे मेंबर्स होते हैं, ये एक तरह से क्या है एंगल मेंबर हैं, ठीक है ना, ये एंगल होते हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि टेंशन मेंबर है बट वो क्या कर रहा है, 2 एंगल बैक टू बैक ऑन अ सेम साइड ऑफ अ गसेट प्लेट। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ना, यहाँ पे एक कोई गसेट प्लेट है ऐसे, ठीक है ना, और यहाँ पे ऐसे 2 एंगल हम लोगों ने क्या ले लिया है, बैक टू बैक, ऐसे करके एक एंगल ले लिया है और दूसरा एंगल ऐसे ही इसी के बगल में ऐसे करके ले लिया है। तो ये अब यहाँ पे ऐसे से इसको कनेक्ट कर दिया गया, ठीक है ना, ऐसे से। तो यही कहने का मतलब है कि 2 एंगल हैं, ठीक है ना, एक एंगल ये है और दूसरा एंगल ये है, दोनों ही जो गसेट प्लेट्स है उसके एक ओर है, ठीक है ना, सेम साइड ऑफ अ गसेट प्लेट, ये गसेट प्लेट है उसके एक ही ओर दिए गए हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि एक एंगल इधर है दूसरा एंगल इधर है, गसेट प्लेट के एक ओर दिए गए हैं, ठीक है ना, इसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम लोग मेन क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक ठीक। देखिए 2 एंगल बैक टू बैक ऑन अ सेम साइड ऑफ अ गसेट प्लेट, व्हाट इज के की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, तो इस चीज़ को भी ध्यान देते हैं हम लोग। ये भी बेसिकली एक तरह से क्या है, कोडल रिकमेंडेशंस हैं, इसको थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पे टोटल एरिया हमारा क्या आ जाएगा, ए इक्वल टू के टाइम्स A2 प्लस A1, ठीक है ना, के टाइम्स A2 प्लस A1। अब इस के की वैल्यू क्या कितनी होती है हमारे पास, 5 टाइम्स A1 अपॉन 5A1 प्लस A2, ये के की वैल्यू होती है। इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। ये देखिए यहाँ पे इन्होंने बनाया है, देखिए ये गसेट प्लेट थी, इसके एक और सेम साइड ऑफ अ गसेट प्लेट एक ही ओर लिया गया और एक एंगल ये है दूसरा एंगल ये है, दोनों को एक साथ क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया। तो इस कंडीशन में ये जो फैक्टर के होता है इसकी वैल्यू हमें ध्यान रखनी है, ये डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक। अब इसी में ये भी हो सकता है क्या, एक क्वेश्चन और भी बन सकता है, यहाँ पे देखिए ये चीज़, देखिए एक ही एंगल था उसको क्या कर दिया गया, ये गसेट प्लेट, ये आपकी क्या है गसेट प्लेट है,
ठीक है ना, ये एक प्लेट है, उससे क्या कर दिया है, ये एंगल को क्या कर दिया है, कनेक्ट कर दिया गया है, एक ही लेग को कनेक्ट किया गया है। तो उस कंडीशन में भी हमारे पास टोटल एरिया का फॉर्मूला ये होगा, उसमें के का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, के इक्वल टू 3a1 प्लस a2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। सिंगल एंगल होगा, उसका एक ही लेग क्या होगा, कनेक्टेड होगा। तो उस कंडीशन में हमारे पास के की वैल्यू ये आ जाएगी। तो ये दोनों ही फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ही पूछे जाते हैं डायरेक्टली, ठीक है ना। तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है, ठीक। तो अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये एक क्वेश्चन ये भी देख लीजिए, यहाँ भी सिंपल सा है, क्वेश्चंस को देख लीजिए, आप लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। इसमें कुछ बताने का है नहीं। देखिए इस क्वेश्चन से पता चलता है कि इस तरह के क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है ना। कि डायरेक्ट उसमें नेट एरिया डायरेक्टली नहीं रहेगा, बट यहाँ पे ध्यान रखना है कि डायाफ होल लेना है कि डायाफ बोल्ट लेना है। तो बोल्ट का डाया दिया रहेगा तो होल का निकाल देंगे, और डायाफ होल दिया रहेगा तो डायरेक्टली पुट कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो n इंटू डी होता है, डी बेसिकली यहाँ पे डायाफ होल होता है, बस इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक ना। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए देखिए यहाँ पे क्या कहा है, फॉर एसेंट्रिक कनेक्शन, ये कनेक्शन दिया गया है, ठीक है ना। इस तरह से कनेक्शन दिए गए हैं, कनेक्शन ऑफ अ ब्रैकेट shown in a figure which bolt have a maximum resultant force। अब देखिए इस चीज़ को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक। देखिए यहीं पे देख लेते हैं, जब हम इस वाले लोड को, ये लोड लगा हुआ है यहाँ पे, इसको जब हम लोग यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो इसके बराबर में एक लोड इधर आएगा इसको बैलेंस करने के लिए। तो अब ये यहाँ पे क्या हो रहा है, एक कपल बनाएंगे, ठीक है ना, ठीक। तो ऐसे करके यहाँ पे कपल जनरेट होगा। तो इसकी वजह से क्या होंगे, अब ये ए बोल्ट है, बी बोल्ट है, सी डी ई एफ, इस तरह के ये बोल्ट बने हैं, लगाए गए हैं इस पर, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अब यही यहाँ पे पूछ रहा है कि इसमें कौन सा बोल्ट जो होगा वो सबसे ज़्यादा क्या होगा, स्ट्रेस्ड होगा, सबसे ज़्यादा स्ट्रेस कंडीशंस में होगा। तो कौन सा बोल्ट होगा यहाँ पे। देखिए इसकी एक सबसे ख़ास बात होती है कि जो बोल्ट क्या होंगे, इस लोड के पास होंगे, जो बोल्ट इस लोड से मिनिमम डिस्टेंस पे होंगे, ठीक है ना, उस बोल्ट में सबसे ज़्यादा स्ट्रेस लग रही होगी, ठीक है ना। और सेंटर से जो रेडियल डिस्टेंस होगी उससे क्या होंगे, मिनिमम होंगे। तो इस चीज़ के हमें ध्यान रखना है, बोल्ट ए जो होगा वो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस कंडीशंस में होगा, उस पर सबसे ज़्यादा स्ट्रेस आ रही होगी। तो यही यहाँ पे पूछा गया था, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए यहाँ पे हिंदी में डिटेल एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है ना। चित्र में दिखाए गए बोल्ट जोड़ में अधिकतम बल बोल्ट ए और एफ, देखिए ए और एफ हैं, ए और एफ में होगा। क्यों, क्योंकि यह गुरुत्व से सबसे दूरी पे हैं, उत्केंद्रता प्रभाव सर्वाधिक होगी। ए और एफ तो होंगे, लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखना है, जो क्या होंगे, इस लोड के पास में होंगे। भाई जाहिर सी बात है, जो इसके पास में होगा उस पर इसका इम्पैक्ट क्या होगा, ज़्यादा देखने को मिलेगा, सीधी सी बात है। तो वो ए वाला होगा आपका, उस पर सबसे ज़्यादा स्ट्रेस कंडीशन देखने को मिलेगी, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। बाकी अगर कोई भी चीज़ इसमें आपको डाउट रह जाता है, कोई चीज़ नहीं समझ में आती है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, उसको अगले लेक्चर में क्या कर दिया, क्लियर कर दिया जाएगा। ओके क्लास, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।